डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया एक नया नॉवल जिसका नाम है डेस्टिनी बिलियनर। ये आपको नॉवल बहुत पसंद आने वाला है। तो हम बात करते हैं कहानी की। तो इसका मेन कैरेक्टर है एल्विस, जो आपको स्टार्टिंग में जॉबलेस लगता है। फिर उसके बाद उसे जॉब पे जाता है, उसे वो नई वर्दी मिलती है और वर्दी मिलने के बाद उसमें वर्दी के अंदर एक पावर होती है, वो उसे पुराने टाइम, एंशिएंट टाइम में बोल सकते हो, जो भी होता है उसमें पहुंचा देती है। और वहाँ से जाके वो आज की चीज़ें वहाँ पर शेयर करता है और वहाँ पे फाइट सीखता है। वहाँ पे ट्विस्ट आते हैं भाई, एक्शन रोमांस फुल है भाई। और आज की अपनी जो नई म्यूचुअल लाइफ होती है, जो फिलहाल की लाइफ होती है, उस तरीके से कैसे सरवाइव करता है, कैसे वो बिलीनियर बनता है, क्या क्या इसमें ट्विस्ट होने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। उसके स्टोरी के मैं डेली 10 एपिसोड डाल दिया करूँगा मेरे भाइयों, इसको लास्ट तक सुन लिया। मैं एल्विश एक सुरक्षा गार्ड हूँ। मैंने राजधानी के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मैंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, लेकिन स्नातक होने के बाद मुझे केवल एक ही नौकरी का प्रस्ताव मिला, जिसमें वेतन मात्र 7,000 रुपये प्रति माह था। उस समय मैं असमंजस में था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन को किस दिशा में जाना चाहिए। मेरे चारों ओर कॉलेज के छात्र थे, जो आशा और महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे, और मैं खोई हुई महसूस कर रहा था। मेरे दादाजी ने मुझे सलाह दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था, सब कुछ अपने आप ठीक होने का इंतजार करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। इसलिए मैंने सुरक्षा गार्ड बनने का फैसला किया। मुझे खाना और रहने की जगह मिल जाती है और अब मैं महीने में 15,000 रुपये कमाता हूँ। कुछ मानकों के हिसाब से यह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये स्थिर है। कुछ महीनों तक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सुरक्षा गार्ड की नौकरी न केवल स्थिर है, बल्कि मुझे कई अलग अलग लोगों और विलक्षणताओं से मिलने का अवसर भी देती है। अभी का जीवन। इस समय सुरक्षा कक्ष की रेलिंग के सामने एक काली कार लगातार हॉर्न बजा रही थी। बीप 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 बीप। कार मालिक काफी गुस्से में था और उसने कई बार हॉर्न बजाया, एल्विश को इशारा करते हुए कि वह रेलिंग को रिमोट से ऊपर उठाए और उसे जल्दी से अंदर आने दे। भले ही मुझे पता है कि आपको जल्दी है, हॉर्न बजाना बंद करें, एल्विश ने समझाया। जल्दी मत करो, ये कार पंजीकृत नहीं है और प्रवेश नहीं कर सकती। कृपया प्रवेश करने से पहले पंजीकरण कराएं। ये तो नई कार है। नई कार? मैं तो इसी बिल्डिंग में काम करता हूँ। कार मालिक ने खिड़की खोली और अधीरता से देखने लगा। घर में अनजानी गाड़ियां घुस रही हैं, पंजीकरण आवश्यक है, एल्विश ने हल्की सी आह भरी। मैं कंपनी के भीतर पर्यवेक्षक हूँ। कृपया दर्ज करें। मैं मीटिंग के लिए लगभग लेट हो रहा हूँ। कृपया दर्ज करें। तुम कृपया दर्ज करें। कई बार पूछताछ और जवाब देने के बाद मालिक इतना क्रोधित हो गया कि वह एल्विश के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वह कार से बाहर निकला और अपना नाम दर्ज करवाया। जानकारी सही देखकर एल्विश ने उसे अंदर आने दिया। तुम बस मेरा इंतजार करो, अंदर आते ही उस आदमी ने कहा। उसने धीरे से कार की खिड़की खोली और एल्विश को घूर कर देखा। एल्विश ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे धमकाना, किसे परवाह थी भला। हालांकि ठीक उसी क्षण, डिंग, 99 दिनों तक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करें। सुरक्षा सेवा सुविधा अनलॉक हो गई। पहली बार समय यात्रा करने के लिए शेष समय 10 मिनट। ये सुनकर वह जम गया। रुको, क्या सुरक्षा वर्दी वाले ने अभी बात की? 99 दिन पहले की बात। एल्विश के दादाजी का देहांत हो गया था और वे उसके लिए एक बक्सा छोड़ गए थे। उन्होंने लिखा था, जब जीवन उलझन भरा लगे और तुम्हें समझ ना आए कि कहाँ जाना है, तो इसे खोलो। तो हाल ही में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले और जीवन में खोए हुए एल्विश ने आशा की एक किरण के साथ बॉक्स खोला। और उसे क्या मिला? सुरक्षा गार्ड की वर्दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वर्दी पर एक पत्र लगा हुआ था, अगर तुम खो जाओ, अगर जिंदगी मुश्किल हो जाए, तो सुरक्षा गार्ड बन जाओ। इसलिए ये समझ ना आने पर कि और क्या किया जाए, एल्विश ने दादाजी पर भरोसा किया और एक सुरक्षा फर्म में शामिल हो गया। और सच कहूं तो ये बुरा नहीं था। उसने पूरे 99 दिन तक अपना काम लगन से किया। अब वह यहाँ था, उसी वर्दी से छेड़छाड़ कर रहा था और उसके कथित कार्यों के बारे में उत्सुक था। उपयोगकर्ता 10 मिनट में प्राचीन काल में यात्रा कर सकता है। 30 मिनट के बाद वर्दी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उपयोगकर्ता स्वतः ही वापस लौट आता है।
पुनः समय यात्रा करने के लिए, इसे रिचार्ज करने के लिए आधुनिक समय की और अधिक शिफ्टों में काम करें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भावना, एल्विश की सांसें थम गईं। इस सुरक्षा वर्दी में समय यात्रा करने की क्षमता है। क्या ये सचमुच हुआ था? एल्विश ने पलकें झपकाईं। मैं समय यात्रा कैसे करूं? वर्दीधारी की आवाज ने सहजता से जवाब दिया। मन ही मन सोचें यात्रा। बिना कुछ और सोचे एल्विश ने मन ही मन वह वाक्य बुदबुदाया। अगले ही पल, वूश, एल्विश एक पल में सफेद रोशनी की चमक के साथ गायब हो गया। प्राचीन समय, आयनहोल्ड सिटी, शहर का द्वार। जैसे ही एल्विश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, सबसे पहली चीज जो उसकी नजर में आई, वह थी आयनहोल्ड शहर की ऊंची, प्राचीन शहर की दीवारें, जिनके भूरे पत्थर समय के साथ घिस गए थे, लेकिन कई भूले हुए वर्षों के मूक गवाहों की तरह मजबूती से खड़े थे। हे भगवान, उसने हैरानी से कहा, उसकी आवाज सदमे से कांप रही थी और वह एक कदम पीछे हट गया, लगभग अपने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की पानी की बोतल को गिराते हुए। ये दृश्य, वास्तुकला की यह शैली, लोहे की प्लेटों से मजबूत किए गए ये विशाल लकड़ी के दरवाजे, ये बिल्कुल किसी पुराने ऐतिहासिक टीवी ड्रामा के सेट जैसा लग रहा है। एल्विश ने खुद से बुदबुदाया, उसका दिमाग चकरा रहा था क्योंकि वह हर विवरण को ध्यान से देख रहा था ताकि खुद को यकीन दिला सके कि यह महज कोई पागलपन भरा मजाक नहीं है। क्या मैं सचमुच समय में पीछे चला गया? उसने सूखी हवा से पूछा, जवाब की आधी उम्मीद के साथ, लेकिन केवल सन्नाटा और शहर के द्वार की दूर से आती धीमी गड़गड़ाहट ही सुनाई दी। धत्तेरे की, ये सुरक्षा वर्दी सचमुच समय में यात्रा कर सकती है। लेकिन इस शहर में क्या चल रहा है? यह इतना उदास क्यों महसूस होता है? शहर के द्वार के बाहर, जहां कभी नदी बहती होनी चाहिए थी, वहां टूटी हुई धरती का एक टेढ़ा मेढ़ा निशान दूर तक फैला हुआ था, मानो कोई न भरने वाला घाव हो। सूरज निर्दयता से सूखी धरती पर तप रहा था, उसे गुस्से से भरी लकीरों के मोज़ेक में बदल रहा था, और घास का एक भी अंकुर इस बंजर भूमि से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इधर उधर बिखरे हुए अधमरे पेड़ थे, जिनकी छाल भूखे मनुष्यों द्वारा छील दी गई थी, जिन्होंने बहुत पहले अपने पेट भरने के लिए हताशा भरे कदम उठाए थे। शहर की चारदीवारी के भीतर हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ था। खुले द्वार से एल्विश संकरी गलियों में दुबले पतले लोगों की धुंधली आकृतियां भूतों की तरह सरकती हुई देख सकता था, उनके कंकालनुमा शरीर पर कपड़े ढीले ढाले थे। बाजार, जो कभी विक्रेताओं की चहल पहल और व्यापार की आवाजों से भरा रहता था, अब खाली पड़ा था, शांत दुकानों और सुनसान गाड़ियों से भरा था जो शुष्क हवा में हल्की सी चरमराहट कर रही थी। एल्विश दंग रह गया। स्थिति को सामने आते देख, बुनियादी इतिहास के पाठों की यादें तुरंत उसके दिमाग में कौंध गईं। ये दृश्य बिल्कुल प्राचीन काल के उन दृश्यों जैसा दिख रहा था जिनका उन्होंने अध्ययन किया था। इतिहास में अनगिनत सभ्यताओं को ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, ऐसे भी समय थे जब भीषण सूखे के कारण हताशा भरे कृत्य करने पड़े, यहाँ तक कि नरभक्षण भी। एक अन्य दर्ज युग में, पूरे क्षेत्र भटकते शरणार्थियों से भरे हुए थे, जो भोजन या पानी के बदले कीमती सामान का व्यापार करते थे। एल्विश की आंखों में भी अब वही लक्षण दिखाई देने लगे थे। बिना सोचे समझे, उसने अनजाने में अपनी पानी की बोतल से एक घूंट पी ली। पानी, यह पानी है। वो ऐसे पानी पी रहा है। पास ही में, एल्विश को बड़े बड़े घूंटों में पानी पीते देख शरणार्थियों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। 3 साल के भीषण सूखे के बाद, पानी की हर बूंद कीमती है। पानी को सोने से भी ज्यादा कीमती कौन नहीं मानता? पीने का सबसे शानदार तरीका है बस एक छोटा सा घूंट लेना। लेकिन अजीबोगरीब कपड़े पहने यह आदमी इसे बड़े बड़े घूंटों में पी रहा था। और तब, इससे भी कहीं अधिक चौंकाने वाली घटना घटी। एल्विश को लगा कि उसका चेहरा थोड़ा सूखा है, इसलिए उसने लापरवाही से उस पर पानी छिड़क कर उसे धो लिया। शरणार्थी, उसने पीने के पानी से अपना चेहरा धोया। कितनी फिजूल खर्ची। भूखी और बेताब निगाहों का ध्यान जल्द ही उस पर केंद्रित हो गया। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, उनकी निगाहों में लालच साफ झलक रहा था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कौन था। उन्हें भी पानी चाहिए। ओह, उनकी मंशा को भांपते हुए एल्विश होश में आ गया। लापरवाह, उसके हाथ में बोतल कुछ ज्यादा ही ध्यान खींच रही थी। इस युग में कई वर्षों तक भीषण सूखा पड़ा था, और लोग भोजन या पानी प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और ज्यादा ध्यान आकर्षित न करने की चाह में, एल्विश ने जल्दी से बोतल को अपनी जेब में डाला और भाग गया। 10 मिनट से अधिक दौड़ने के बाद, एल्विश को लगा कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए वह एक गली में रुक गया। अरे बाप रे, पानी की एक बोतल के लिए मेरा पीछा किया जा रहा है। भला इस पर कौन यकीन करेगा? मैं कब वापस यात्रा कर सकता हूँ? उसने सिस्टम से पूछा। वापसी से पहले शेष समय 5 मिनट और 36 सेकंड। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी।
एल्विश, रुको, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं पूरा समय बीत जाने के बाद ही वापस आ सकता हूँ? फिलहाल, हाँ, अभी, एल्विश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। लेकिन इससे पहले कि वह और सवाल पूछ पाता, पीछे से एक आवाज सुनाई दी। लहजा सौम्य, विनम्र और सावधानीपूर्ण था। सर, कृपया प्रतीक्षा करें। यहाँ आपका संशोधित पाठ है, जिसमें एलेक्स की जगह एल्विश कर दिया गया है। एल्विश ने अपना सिर घुमाया और ध्यान से देखा। उसके सामने खड़ी लड़की लगभग 18 या 19 वर्ष की लग रही थी, दुबली पतली और सुंदर। उसकी भौहें सुरुचिपूर्ण थीं। उसकी नाक की हड्डी नाजुक थी। उसके होंठ छोटे और गुलाबी थे। उसकी खूबसूरती यकीनन 1000 में एक थी, शायद 10,000 में भी एक। लेकिन फिलहाल, उसकी सांस फूल रही थी और वह स्पष्ट रूप से थोड़ी दुबली पतली लग रही थी। हर सांस के साथ उसके स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे, और जिस तरह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे, वह दृश्य बेहद खूबसूरत था। यहाँ तक कि एक पेशेवर मॉडल भी उसके साथ इस तरह पोज देने से पहले 2 बार सोचती। जैसे ही एल्विश ने लूसी की तरफ देखा, लूसी भी अपने सामने खड़े उस युवक को देख रही थी। ये व्यक्ति अजीब था, अजीब कपड़े पहने हुए था, लेकिन निस्संदेह सुंदर था। पिछले कुछ दिनों से वह अपने पिता के लिए साफ पानी की तलाश में शहर भर में घूम रही थी, लेकिन सब व्यर्थ रहा। वह लगभग हार मानने ही वाली थी, उसे लग रहा था कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची है। एल्विश को पानी से अपना चेहरा धोते देख वह चौंक गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ चिल्ला पाती, उसने ऊपर देखा और दौड़ पड़ा। क्या बकवास है, उसे उसकी बराबरी करने में सालों लग गए थे। वह आदमी बहुत तेज था, अविश्वसनीय रूप से तेज। वह हौंफते हुए, कांपते पैरों के साथ, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज के साथ, 1 दर्जन से अधिक सड़कों पर उसका पीछा करती रही। उसने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा उसे पकड़ने में लगा दी। तुम हो? एल्विश का चेहरा असमंजस में बदल गया जब उसने चारों ओर देखा, चूंकि वहां कोई और मौजूद नहीं था, इसलिए लड़की जिस सर की बात कर रही थी, वह केवल वही हो सकता था। इतने औपचारिक ढंग से पुकारे जाने पर उसे असहज महसूस हुआ। आजकल लोग बस उसे सुंदर कहते थे। इस तरह की पुरानी और दकियानुसी उपाधि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर भी, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह लड़की वाकई खास थी। गलियों में लंबी दौड़ लगाने के बाद भी उसकी बराबरी कर पाना, ये सामान्य बात नहीं थी। एल्विश हर सुबह जॉगिंग करता था, विश्वविद्यालय के एथलेटिक्स कार्यक्रमों में भाग लेता था, और अपने कॉलेज के साथियों के बीच उसे शीर्ष धावक के रूप में जाना जाता था। कुछ लोग तो उन्हें मुंबई का छोटा चीता भी कहते थे। हाँ, लड़की ने कहा, उसकी आंखें स्थिर थीं लेकिन उसकी सांसें अनियमित थीं। मैंने अभी देखा कि आप पानी की बोतल पकड़े हुए थे। मुझे आपसे वह बोतल खरीदने में दिलचस्पी थी। मेरे पिता, उसने कहा, और कुछ निजी बात बताने से पहले खुद को संभालने के लिए गहरी सांस ली। वह काफी बीमार है। उसे शुद्ध पानी की जरूरत है। एल्विश ने पलकें झपकाईं। तो, मेरे पास मौजूद मिनरल वाटर की आधी बोतल खरीदने के लिए, तुमने मेरा 10 ब्लॉक से अधिक दूर तक पीछा किया। हालांकि वह शर्मा गई और उसने सिर हिलाया, एक शर्मीला सा इशारा जो चावल चुगती हुई एक छोटी चिड़िया जैसा लग रहा था। उसे देर तक देखने के बाद एल्विश ने चुपचाप उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। सच में, यही तो माता पिता के प्रति श्रद्धा का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। अपने पिता के स्वास्थ्य की खातिर, वह एक गर्म, शुष्क शहर में किसी का पीछा सिर्फ आधा बोतल पानी लेने के लिए करेगी। वह भावुक हो गया। मैं लगभग रोने ही वाली थी। कितना गंभीर, कितना सच्चा। कठिनाइयों के बावजूद उसने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपना काम जारी रखा। आजकल 500 मिलीलीटर मिनरल वाटर की बोतल की कीमत मात्र 10 रुपये है, जो कि बिल्कुल नगण्य है। लेकिन सूखे से जूझ रहे इस देश में इसकी कीमत सोने के बराबर थी। कुछ भी बचाकर रखने का कोई फायदा नहीं था। इसे किसी ईमानदार व्यक्ति को बेचना बेहतर होगा, जैसे कि यह लड़की, जो निष्ठा और साहस की मिसाल पेश करती है। उसने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। सर, आपका वो अभिवादन, आपका अंगूठा ऊपर उठाना, क्या आपके गृहनगर की बोलचाल की भाषा में इसका कोई गुप्त महत्व है? लूसी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। और, तुम्हारा पहनावा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या तुम यहाँ की रहने वाली नहीं हो? एल्विश ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा और थोड़ा संकोच से मुस्कुराया। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मैं कहीं और से आया हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा, उसने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। फिर वह सीधे मुद्दे पर आया। तो, इस पानी की बोतल के बदले में आप क्या दे रहे हैं? उसने अपनी जेब से आधी खाली मिनरल वाटर की बोतल निकाली और उसे थोड़ा सा हिलाया। क्या आप सच कह रहे हैं, महोदय?
वह हौंकते हुए बोली। उसका सुंदर चेहरा अविश्वास से चमक उठा और आश्चर्य से उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना आसान होगा। इस तरह की जगह पर जहां 3 भीषण वर्षों तक सूखा पड़ा रहा, पानी चांदी से भी अधिक मूल्यवान हो गया था और निश्चित रूप से भोजन से भी अधिक सुरक्षित। किसी के लिए स्वेच्छा से इसकी एक बूंद भी बेचना, क्या ये सचमुच एक चमत्कार नहीं था? मैं सच कह रहा हूं, उसने कहा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। इस दुनिया में जीवन कठिन था, लेकिन ऐसे ही पल इसे विचित्र रूप से सुंदर बनाते थे। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लूसी ने नर्म आवाज में स्वीकार किया। लेकिन मैं कुछ छोटी मोटी चीजें लाई हूं। उम्मीद है कि इनसे काम चल जाएगा। उसने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और धीरे से एक रुमाल खोला। उसके अंदर 6 या 7 चांदी के सिक्के और एक अंगूठे के नाखून के आकार का सोने का सिक्का था, जो सूर्य की रोशनी में हल्की हल्की चमक रहे थे, छोटे फिर भी स्पष्ट रूप से असली। एल्विश की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम कहती हो कि तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है? एल्विश ने पलकें झपकाईं, उसकी निगाहें उसके हाथों में करीने से बंधी छोटी सी संपत्ति पर टिकी हुई थीं। वह सोने का विशेषज्ञ तो नहीं था, लेकिन आज के मानकों के हिसाब से भी उस छोटी सी सोने की सिल्ली की कीमत हजारों रुपए में होगी। उससे 100 डिब्बे पानी खरीदा जा सकता था। मेरे पास भी यह ब्रेसलेट है। उसकी चुप्पी देखकर लूसी ने झट से कहा। उसने अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उसकी झिझक को अनिच्छा समझ लिया था। एल्विश ने जल्दी से दोनों हाथ ऊपर उठाए। नहीं, नहीं, बस इतना ही काफी है। अगर उसने उसे अभी नहीं रोका, तो हो सकता है कि वह अपने जूते, अपनी हेयरपिन और न जाने क्या क्या फेंक दे। उसने अतिरंजित जल्दबाजी दिखाते हुए आधी खाली मिनरल वाटर की बोतल उसके हाथ में थमा दी। लो, इसे ले लो। लूसी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बोतल को ऐसे थाम लिया मानो वह क्रिस्टल की बनी हो। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। आप सचमुच एक सज्जन व्यक्ति हैं। उसके लिए ये सिर्फ एक पे नहीं था, बल्कि जीवन रेखा थी। इस युवक ने अपनी ओर से बहुमूल्य पानी को लगभग मुफ्त में दे दिया था। उसके लिए ये किसी बर्फीले तूफान में कोयला पहुंचाने जैसा था, एक ऐसी दयालुता जिसे वह हमेशा याद रखेगी। यह कोई दान नहीं है, एल्विश ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपने ईमानदारी से मांगा था और मैंने दे दिया। बस इतना ही है। लेकिन अंदर ही अंदर वह ऐसे जश्न मना रहा था जैसे उसे सोने की खान मिल गई हो। कुछ चांदी के सिक्कों के बदले आधी बोतल गुनगुना पानी। वाह सर, लूसी हिचकिचाई, अपने हाथों में मौजूद उस अजीब प्लास्टिक की वस्तु पर नजर डालते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता कि इसे कैसे खोलना है। शर्म से लाल होते हुए उसने शर्माते हुए, असमंजस और झिझक के साथ उसकी ओर देखा। एल्विश को लगभग हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। बिल्कुल, अगर किसी ने पहले कभी प्लास्टिक की बोतल नहीं देखी हो, तो उसे ढक्कन घुमाना नहीं आता होगा। दरअसल, उसकी दुनिया में, जिस बोतल का ढक्कन घुमाकर ना खुले, वह शायद नकली ही होती है। लेकिन लूसी को, जिसने 10 ब्लॉक तक एक योद्धा की तरह उसका पीछा किया था, अब इतनी सरल सी बात पर अटके हुए देखना मनोरंजक और मनमोहक दोनों था। यह आश्चर्यजनक रूप से प्यारा था। ठीक है, ध्यान दो, उसने कहा। उसने बोतल उठाई और उसे दिखाते हुए ढक्कन को सावधानीपूर्वक तब तक घुमाया जब तक कि वह एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुल नहीं गया। वाह, लूसी ने उत्साह से चमकती आंखों से कहा। तो ये काम करता है। उसने बोतल को हल्के से हिलाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। यह पानी को इतनी अच्छी तरह से सील कर देती है। इसीलिए तो यह इतनी कीमती है। लूसी ने बोतल को अपने हाथों में पकड़ रखा था, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। लेकिन तभी, उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। वैसे, उसने धीरे से कहा, मुझे तो ये भी यकीन नहीं है कि यह पानी साफ है या नहीं। वह हिचकिचाई, उस रहस्यमय तरल को ऐसे घूर रही थी मानो वह अचानक उड़ जाएगा। लेकिन कुछ पल बाद, उसका दृढ़ निश्चय जागृत हुआ। उसने सावधानी से बोतल को अपने होठों तक लाया और एक घूंट पिया। जैसे ही वह उसकी जीभ को छुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बहुत अच्छा, उसे ऐसा स्वाद चखे हुए कई साल हो गए थे। ये सिर्फ साफ ही नहीं था, बल्कि कुरकुरा, ठंडा और अजीब तरह से सुकून देने वाला भी था। मानो बोतल में बंद उम्मीद हो। 3 साल के लंबे सूखे के बाद, उसकी जीभ लगभग भूल ही गई थी कि असली पानी कैसा होता है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह पानी तो अद्भुत है। एल्विश ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसके हाथ जेब में थे। अगर तुम्हें और चाहिए, तो मेरे पास बहुत कुछ है। उसने आसमान की ओर देखकर समय का अंदाजा लगाया। कल इसी जगह, इसी समय। कुछ बदलने के लिए लाना। लूसी का चेहरा लालटेन की तरह चमक उठा। ठीक है, मैं अभी यहीं आ रही हूँ, महोदय।
उसने बोतल को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह कोई खजाना हो। डॉक्टर ने कहा था कि पानी जितना साफ होगा, मेरे पिताजी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एल्विश ने हल्के से सिर हिलाया। मदद करके खुशी हुई। वह मुड़ा और गायब होने के लिए किसी शांत जगह की तलाश में गलियों को स्कैन करने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि समय यात्रा का जादू उसे वापस खींच लेगा, बस 1 मिनट से भी कम समय बचा था। उसे कहीं ऐसी जगह गायब हो जाना था जहां से कोई उसे देख न सके। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी गांव की लड़की को भूत देखने का भ्रम हो जाए और वह डर जाए। मुझे अभी जाना होगा, उसने पीछे मुड़कर कहा। कल मिलते हैं। लूसी ने आगे बढ़कर कहा, रुको। उसने झटपट अपना कंगन उतारा और उसे उसकी हथेली पर दबा दिया। ये जमा राशि है, उसने दृढ़ता से कहा। आपको कल वापस आना होगा। मेरे पिता को उस पानी की जरूरत है। एल्विश ने कंगन को देखा, फिर उसके दृढ़ चेहरे के भावों को देखा और मुस्कुराया। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और अंधेरे में गायब होते हुए चला गया। जैसे ही उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, उसने एक नज़र कंगन पर डाली। मैं यहाँ आधुनिक चीजें ला सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसका उल्टा कर सकूं? अगर मैं इसे वापस ले सकता, तो ये बिल्कुल अलग बात होती। तभी डिजिटल उल्टी गिनती उसकी आंखों के सामने चमक उठी। वापसी की उल्टी गिनती, 3, 2, 1। सुरक्षा कक्ष में उसके चारों ओर दुनिया घूम रही थी। और इससे पहले कि उसे पता चलता, एल्विश वापस वहीं खड़ा था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने पलक झपकाए और अब मैं फिर से यहाँ हूँ। वह अचानक हुए इस बदलाव से अभी भी अचंभित था और बड़बड़ाया। लेकिन फिर उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसके बाएं हाथ में उसकी उंगलियां मुट्ठी भर छोटी सोने और चांदी की छड़ों पर कसकर लिपटी हुई थीं, जिनके किनारे ठंडे पड़ रहे थे और ऊपर टिमटिमाती फ्लोरोसेंट रोशनी में सतहें हल्की सी चमक रही थीं। उनके दाहिने हाथ में, हथेली में भारीपन लिए हुए, एक जैड का कंगन था जो इतना चिकना और ठंडा था कि ऐसा लगता था मानो वह जीवन से स्पंदित हो रहा हो। अविश्वास से उसका मुंह खुला रह गया। असंभव, ये सचमुच काम कर गया। प्राचीन वस्तुओं को सचमुच वापस लाया जा सकता है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। मैं अमीर बनूंगा, बहुत अमीर। सुबह की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, लेकिन एल्विश को सांस लेने का भी समय नहीं मिला। उसके सामने दो बेहद महत्वपूर्ण मिशन थे। सबसे पहले पैसा। उसे उन सोने की ईंटों और कंगन को नकदी में बदलने का तरीका ढूंढना था। वह कंगाल था, लेकिन अब ये गहने उसके लिए सोने के टिकट के समान थे। दूसरा, आपूर्ति। पानी, ढेर सारा पानी। वह बोतलबंद मिनरल वाटर के बक्से लेकर लौटना चाहता था। अगर आधी बोतल से ही उसे चांदी और सोना मिल गया था, तो 10 बक्से से उसे कितना मुनाफा हो सकता था। एक दौलत, जमीन, एक छोटी सी सेना। वह इंतजार करने वाला नहीं था। उसके सामने धनवान बनने का एक रास्ता था और वह उसे हाथ से जाने नहीं देने वाला था। लेकिन उसे सिर्फ पानी की ही जरूरत नहीं थी। पिछली बार वह बेबस शरणार्थियों से बचने के लिए सड़कों से भागा था और हालांकि वह भागने में कामयाब रहा था, यह उसके लिए एक सबक था। इसलिए इस बार वह तैयार रहेगा। कुल्हाड़ी, माचेटी, वह सब कुछ जिसे वह कानूनी रूप से ले जाने की अनुमति रखता था। जी हाँ, प्राचीन शहरों में सरकारें तो थीं, लेकिन वे आधुनिक कानून और व्यवस्था का पालन नहीं करती थीं। और जहां तक बंदूकों और विस्फोटकों की बात है, बहुत खतरनाक, बहुत जटिल। फिलहाल कुछ अच्छे आग्नेयास्त्र ही काफी होंगे। कुछ देर सोचने के बाद एल्विश काम के बाद किराए पर लिए गए कमरे में लौट आया। उसने कैजुअल कपड़े बदले, एक सड़क किनारे विक्रेता से कुछ बंस खरीदे और एक आभूषण की दुकान की ओर चल पड़ा। सभी आभूषण दुकानों में आमतौर पर दो मुख्य व्यवसाय होते हैं। पहला, सोने की बिक्री। दूसरा, पुराना सोना खरीदना। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर के बीच, विदेशी युद्ध जारी रहने और विश्व शक्तियों के एक दूसरे से मतभेद होने के बावजूद, पिछले 2 वर्षों में सोने की कीमत रिकॉर्ड तोड़ स्तर तक बढ़ गई थी। अब 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 6,910 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। बायबैक मूल्य 6,500 रुपये प्रति ग्राम रहा। प्रति ग्राम 410 रुपये का अंतर। बिक्री के माध्यम से पैसा कमाया जा सकता है। आप उचित समय पर दोबारा खरीद कर भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ज्वेलर्स के लिए दीर्घकालिक स्थिरता हमेशा प्राथमिकता रही है। सोने की मौजूदा बायबैक कीमत क्या है? मैं बेचना चाहता हूं, एल्विश ने दुकान में प्रवेश करते हुए सीधे सीधे पूछा। इसका भाव 6,500 रुपये प्रति ग्राम है। आपके पास कितने ग्राम हैं? दुकानदार ने चश्मा लगाते हुए जवाब दिया। मुझे पहले वस्तु की जांच करने दीजिए। दुकान का मालिक एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखें तीक्ष्ण और हिसाब किताब करने वाली थीं। वह एल्विश से बात करते हुए उसे ध्यान से देख रहा था।
एल्विश ने अंगूठे के आकार का सोने का एक टुकड़ा निकाला। उस आदमी की आंखें लगभग तुरंत ही चौड़ी हो गईं। इसमें एंटीक फिनिश है। ये पुराने जमाने की सोने की ईंट जैसी दिखती है। काफी भारी भी है, मेरा अनुमान है कि यह 20 से 30 ग्राम के आसपास होगी। उसने बड़ी कुशलता से हथेली पर उसका अंदाजा लगाया। जब दुकानदार को यकीन हो गया कि एल्विश वाकई इसे बेचने में दिलचस्पी रखता है, तो उसने सोने की ईंट को एक पत्थर की भट्टी में डाला और एक छोटे से आग फेंकने वाले यंत्र से उसे झुलसा दिया। सही समय पर पिघला हुआ सोना धीरे धीरे बहकर एक तालाब की तरह बहने लगा। यह अच्छी गुणवत्ता का है, उस व्यक्ति ने प्रसन्नता से कहा। इसे थोड़ी देर तक जलाया, फिर भी इसमें अशुद्धियों का कोई निशान नहीं है। ये कम से कम 99.99% शुद्ध होना चाहिए। फिर उसके पास मौजूद पिघला हुआ सोना तराजू पर गिर गया। ठीक 28 ग्राम, 6,500 रुपये प्रति ग्राम के बाजार भाव से यह 1,82,000 रुपये होगा। अंतिम कथन देते समय उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ मिनट बाद एल्विश के फोन में वाइब्रेशन हुई। उसने संदेश देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 1,82,000 रुपये। यह मामूली रकम नहीं थी, और खासकर सुरक्षा गश्ती दल की मानसिकता वाले एक नव स्नातक पूर्व छात्र के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यह उसकी कई महीनों की कमाई के बराबर या उससे भी अधिक थी। पैसे मिलते ही एल्विश गहनों की दुकान से बाहर निकला, एक ऑटो रोका और पास की एक हार्डवेयर की दुकान पर चला गया। वहां उसने 2 माचेटी, बड़ी छुरी, 2 पर्वतीय कुल्हाड़ी और पानी की 3 पेटियां खरीदी। जब तक वह इन सभी चीजों को अपने किराए के अपार्टमेंट में वापस ले आया, तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। इन कामों के लिए कार से यात्रा करना बहुत झंझट भरा है, उसने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। मुझे जल्द ही एक कार खरीदनी पड़ेगी। उसने अपने फोन पर एक नज़र डाली। पता नहीं ऋषि ने मेरे संदेश का जवाब दिया या नहीं। एल्विश ने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले और ऋषि के नाम पर टैप किया। ऋषि, जो कॉलेज में मेरा दोस्त था, एक धनी परिवार से था जो रत्नों और आभूषणों के व्यापार में गहराई से जुड़ा हुआ था। वह एक आदर्श अमीर लड़का था, आराम पसंद, दिखावटी और आश्चर्यजनक रूप से अच्छे संपर्कों वाला। वे कॉलेज के दिनों में साथ में बास्केटबॉल खेलते थे, और ऋषि अक्सर बताता था कि जेड और कीमती पत्थरों का व्यापार कितना पेचीदा हो सकता है। एल्विश को लगा कि ऋषि को मिला जेड का कंगन उसके परिवार को सौंपना ही सबसे सुरक्षित होगा। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हो गई। अरे एल्विश, क्या हाल चाल है? क्या तुम्हारे पास ड्रिंक के लिए समय है? दूसरी तरफ से ऋषि की हंसमुख आवाज सुनाई दी। इस बार नहीं, मेरे पास एक जेड का कंगन है जिसे मैं बेचना चाहता हूं, एल्विश ने औपचारिकताएं छोड़ते हुए जवाब दिया। मैंने सोचा कि पहले आपको एक नज़र दिखा दूं, शायद इससे मुझे कीमत का अंदाजा लग जाए। वाह, बढ़िया, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी गाड़ी चलाकर आ रहा हूं, ऋषि ने बिना किसी झिझक के कहा। फोन रखने के बाद एल्विश को एक स्थानीय कैफे मिला और वह वहां बैठ गया और इंतजार करते हुए ठंडी कॉफी पीने लगा। ऋषि भी मुंबई में ही थे, इसलिए वे भी जल्द ही आ गए। लगभग 40 मिनट बाद एल्विश ने कैफे की कांच की दीवार के बाहर एक पोश कैन को आते हुए देखा। ऋषि, इधर आओ, उसने चिल्लाते हुए उसे नीचे आने का इशारा किया। ऋषि आ पहुंचा, गोल चेहरे वाला, चौड़े कंधों वाला, घनी भौहों और एक भोली सी मुस्कान के साथ। वह देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कक्षा में किसी से कलम उधार ले। केवल वही लोग जो उसे वास्तव में जानते थे, इस बात से अवगत थे कि उसके परिवार का करोड़ों रुपए का आभूषण व्यवसाय था और शहर में कई विला थे। भाई, हमेशा की तरह ही शानदार, ऋषि मुस्कुराते हुए एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं तो पहले दिन से ही धमाल मचा रहा हूं, एल्विश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब देखते हैं कि मेरे इस ब्रेसलेट की असल कीमत कितनी है। उसने अपनी जेब से जेड का कंगन निकाला और उसे सौंप दिया। जैसे ही ऋषि ने उसे पकड़ा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वाह, ये तो वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसने धीरे से कहा। अब उसके लहजे में शरारत भरी झलक गायब हो गई थी। ये चिकना है, छूने पर गर्म लगता है। अब वह इसे और अधिक गंभीरता से देख रहा था, उसका शरीर सीधा था, अब ये कोई मामूली काम नहीं था। ऋषि बचपन से ही रत्नों और आभूषणों से परिचित थे। उच्च श्रेणी के आभूषणों की दुकानों की एक श्रृंखला वाले परिवार से आने के कारण उन्होंने हर तरह के माणिक और नीलम तथा प्राचीन कुंदन सेटों के साथ काम किया था। वे अधिकांश जेड या अर्धकीमती पत्थरों को देखकर ही उनकी गुणवत्ता का आकलन कर सकते थे। हालांकि जैसे ही एल्विश द्वारा दिया गया ब्रेसलेट उसके हाथ में आया, उसकी छठी इंद्री सक्रिय हो गई। एक शब्द भी बोले बिना ऋषि ने अपनी जेब से एक ज्वेलर का आवर्धक लेंस और एक टॉर्च निकाली जो हमेशा उसके पास ही रहती थी। वह आगे की ओर झुका और कंगन को ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वह उसका और अधिक निरीक्षण करता गया, उसके चेहरे के भाव और अधिक गंभीर होते गए। ओह लानत, एल्विश, तुम्हें ये कहाँ मिला?
इसकी बनावट, इसकी पारदर्शिता, इसकी सतह की चमक, ये टाइप ए जेडाइट है, उसने धीमी आवाज में कहा। प्राकृतिक, बिना उपचारित, उच्च पारदर्शिता वाला। इस गर्मी में भी छूने पर ठंडक महसूस होती है। और रंगों का यह अद्भुत मेल देखिए। ये तो संग्रहालय में रखने लायक है। ऋषि चकित रह गया। एल्विश ने उसे जो चीज सौंपी थी, वह कोई साधारण जेड पत्थर नहीं था, बल्कि यह प्राकृतिक बर्मी जेडाइट का कंगन था, संभवतः म्यांमार से, और उस प्रकार का जेडाइट जिसे सख्त निर्यात प्रतिबंधों के कारण दशकों से खोदा नहीं गया था। रत्नों की दुनिया में टाइप ए जेडाइट को पवित्र वस्तु माना जाता था, प्राकृतिक, अछूता और अत्यंत दुर्लभ। उसने एक बार फिर एल्विश की ओर देखा, इस बार अविश्वास भरी निगाहों से। यदि यह असली है, तो खरीदार और इसकी प्रामाणिकता के आधार पर इसकी कीमत 1-2 करोड़ रुपये तक हो सकती है। भाई, ये तुम्हें मिला कहाँ से? ऋषि ने शांत रहने की कोशिश करते हुए एक बार फिर पूछा। ये कुछ समय से मेरा घर रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आखिरकार इसे बेच ही दूं, एल्विश ने बेपरवाही से कहा। इसे मेरे परिवार को बेच दूं? ऋषि ने जल्दबाजी में कहा। हम इसे लैब से प्रमाणित करवा लेंगे और ईमानदारी से अच्छी कीमत देंगे। अगर मैं इस बारे में गंभीर नहीं होता, तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करता, एल्विश मुस्कुराया। तुम तो एकदम सीधे साधे आदमी हो। ऋषि ने उसकी पीठ पर एक घूंसा मारा। चलो मेरे साथ वापस चलते हैं। मेरे पिताजी को इसमें शामिल होना ही होगा। इतनी बड़ी रकम के लिए औपचारिक बातचीत और एक गंभीर खरीदार की जरूरत है। एल्विश ने सिर हिलाया और दोनों कैफे से बाहर निकल गए। एक शांत था जबकि दूसरा उत्साह से लगभग फूला हुआ था। 40 मिनट बाद ऋषि एल्विश को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित एक आलीशान बंगले तक ले गया। पिताजी, जल्दी इधर आइए। मेरा दोस्त एक उच्च गुणवत्ता वाला जेडाइट ब्रेसलेट बेच रहा है, शायद इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो। हमें इस मामले में आपकी विशेषज्ञ राय की जरूरत है। विला में प्रवेश करते ही वह उत्साह से चिल्ला उठा। बैठक कक्ष में सोफे पर बैठे श्री राजीव मेहरा, ऋषि के पिता, खगोल और गहनों के व्यवसाय में 4 दशकों से अधिक का अनुभव रखने वाले इस दिग्गज ने जेडाइट शब्द सुनते ही तुरंत खड़े हो गए। एक जेडाइट ब्रेसलेट, आप कह रहे हैं? मुझे देखने दीजिए। ऋषि ने कंगन को सावधानीपूर्वक संगमरमर की कॉफी टेबल पर रख दिया। श्री मेहरा ने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपने अध्ययन कक्ष से रत्न परीक्षण किट निकाली। एक तेज रोशनी वाले लैंप की सहायता से उन्होंने पेशेवर सटीकता के साथ वस्तु की जांच शुरू की, रिफ्रैक्टोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोप और ज्वेलर के आवर्धक लेंस का उपयोग करते हुए। ऋषि की भावुक प्रतिक्रिया के विपरीत, श्री मेहरा संयमित और विश्लेषणात्मक थे। कुछ मिनटों तक हर एक विवरण की जांच करने के बाद उसने उपकरणों को एक तरफ रख दिया। ये तो अद्भुत है, उसने चमकती आंखों से कहा। इसमें कोई शक नहीं, ये टाइप ए का प्राकृतिक जेडाइट है। पुराने तरीके से काटा गया, बिना उपचारित और अच्छी तरह से संरक्षित। लेकिन उन्होंने सोच समझकर आगे कहा, इसका रंग इंपीरियल ग्रीन नहीं है। यह एप्पल ग्रीन की ओर झुका हुआ है, जो इसे दूसरे स्तर में रखता है। आज के बाजार में इसकी कीमत लगभग 1.8 से 2 करोड़ रुपए होगी। फिर एल्विश की ओर मुड़कर उसने कहा, लेकिन चूंकि आप मेरे बेटे के दोस्त हैं और हम इस सौदे को आंतरिक रूप से ही रखना चाहते हैं, इसलिए मैं इसे बढ़ाकर 2.1 करोड़ रुपए की पेशकश करता हूं। ऋषि ने हल्की सी आह भरी। वाह, क्या दूसरी श्रेणी का जेडाइट भी इतनी कीमत पर बिक रहा है? वह अचरज से एल्विश को घूर रहा था। यार, ये तो बिल्कुल पागलपन है। उन्हें पता था कि उनके पिता का ज्ञान अतुलनीय था। अगर श्री मेहरा ने ये कीमत चुकाई है, तो ये कलाकृति वाकई हर रुपये के लायक है, और अगर इसे निजी तौर पर या नीलामी के माध्यम से बेचा जाए तो और भी अधिक। श्री मेहरा ने अपने चश्मे को नाक पर ऊपर सरकाया और सीधे एल्विश की ओर घूरने लगे। तो, युवक, क्या आप वाकई इसे बेचना चाहते हैं? इस तरह का जेडाइट दुर्लभ है। इसकी अच्छी मांग है और इसे दोबारा बेचकर हमें थोड़ा मुनाफा होगा। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं तो इस तरह के टुकड़े बार बार नहीं मिलते। एल्विश ने धीरे से सिर हिलाया, वह अभी भी उस भारी संख्या को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसने अभी अभी सुनी थी। 2 करोड़ 10 लाख रुपये। उन्हें शायद कुछ लाख की उम्मीद थी। शायद। लेकिन मैं बेच रहा हूं, उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा। अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बहुत बढ़िया, श्री मेहरा ने प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुरंत कागजात तैयार करवा दूंगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही मैं तुरंत आपके खाते में पैसे भेज दूंगा। उसने बटलर से समझौता तैयार करने को कहा। इसके कुछ ही समय बाद एल्विश ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से जेडाइट ब्रेसलेट को श्री मेहरा को हस्तांतरित कर दिया। जैसा वादा किया गया था, श्री मेहरा ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। देखते ही देखते सौदा हो गया और एल्विश के फोन पर एक संदेश आया।
आपके खाते में, जिसका क्रमांक XXXX4561 है, 2 करोड़ 10 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। उसने कुछ सेकंड तक एसएमएस को घूर कर देखा, मानो सोच रहा हो कि यह सपना है या कोई गलती। उसने शून्यों की गिनती 2 बार की। कोई गलती नहीं। वास्तव में ये 2.1 करोड़ रुपए था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद अचानक करोड़पति बनने का यही मतलब होता है। यह अनुभव अलौकिक था, ऐसा लग रहा था जैसे हवा पतली हो गई हो, जैसे जीवन ने ही अपनी राह बदल ली हो। उस दोपहर, ऋषि के माता पिता, जो उस दुर्लभ खोज से अभी भी उत्साहित थे, ने एल्विश का एक सम्मानित अतिथि की तरह स्वागत किया और उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया। उन्होंने एक शानदार भोजन के दौरान गर्मजोशी से बातचीत की और यह स्पष्ट था कि मेहरा परिवार अब उन्हें बहुत सम्मान देता था, न केवल ऋषि के मित्र के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उनके पारिवारिक व्यवसाय में मूल्य और विश्वास जोड़ा था। रात के खाने के बाद सीधे घर जाने के बजाय एल्विश ने पास के ऑटो सिटी शोरूम में रुकने के बारे में सोचा। अब जब उसके खाते में इतनी बड़ी रकम आ चुकी थी, तो उसे रोकने वाला कुछ भी नहीं था। वह काफी समय से एक अच्छी गाड़ी में सफर करने का सपना देख रहा था। कुछ मॉडल देखने के बाद उनकी नज़र सीधे एक प्रीमियम मर्सिडीज बेंज जी क्लास पर पड़ी, शानदार, मजबूत और वो सब कुछ जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। ऑन रोड कीमत 1.2 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार उन्हें इस कीमत पर जरा भी हैरानी नहीं हुई। जब तक वह उस विशालकाय गाड़ी को घर ले जाकर अपने छोटे से किराए के अपार्टमेंट के बाहर पार्क कर पाया, तब तक रात के 11 बज चुके थे। वह कुछ मिनटों तक कार में बैठा रहा, डैशबोर्ड को घूरता रहा, सब कुछ आत्मसात करता रहा, चमड़े के स्टीयरिंग व्हील का एहसास, नई कार की गंध, शक्ति की खामोशी। फिर वह गाड़ी से बाहर निकला, एक बीप की आवाज के साथ गाड़ी को लॉक किया और वहीं खड़ा होकर रात के आकाश को निहारने लगा। ये जगह अब मुझे रास नहीं आती, उसने धीरे से कहा, उस छोटे से भवन को देखते हुए जिसमें वह एक कमरे में रहता था। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें बेतहाशा हैं। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी बच जाएं, तो मुंबई में मुश्किल से एक ठीक ठाक फ्लैट ही मिल पाएगा। उन्होंने आह भरते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि इस तरह के शहर में इतने पैसे से कितना कम खर्च हो सकता है। मुझे और अधिक पैसा कमाने के लिए प्राचीन काल में वापस जाना होगा। एल्विश ने उत्सुकता भरे चेहरे के साथ मन ही मन बड़बड़ाया। उसने पहले ही मिनरल वाटर का एक नया डिब्बा अलग रख दिया था और उसका पक्का इरादा था कि वह एक बार फिर समय में पीछे जाएगा, इस बार न केवल पानी के बदले सोना लेने के लिए, बल्कि उस रहस्यमयी प्राचीन लड़की के बारे में और अधिक जानने के लिए। आखिर वह थी कौन? क्या वह महज एक आम गांव की लड़की थी, या वास्तव में किसी शाही खानदान से संबंध रखती थी? और साथ ही एक और सवाल उसके मन में खटक रहा था, उसने जो आधी बोतल पानी उसे दिया था, उसे पीने के बाद क्या उसके पिता वास्तव में बच गए थे? इन दो सवालों के मन में हलचल मची रहने के कारण एल्विश गहरी और सुकून भरी नींद में। अगली सुबह, जैसे ही एल्विश ने अपनी 4 घंटे की सुरक्षा ड्यूटी पूरी की, उसके दिमाग में एक मधुर घंटी बजी। डिंग, आपने 4 घंटे का काम पूरा कर लिया है। ऊर्जा स्तर पूर्ण। समय यात्रा का द्वार खुल गया। अवधि 4 घंटे। उसकी आंखें पल भर में चमक उठीं। बिल्कुल सही समय। इस बार, पिछली बार की तरह जब वह बिना किसी रणनीति के अतीत में भटक गया था, वह बेहतर तैयारी करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसे पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता थी, विशेष रूप से पानी की, जो प्राचीन दुनिया में सोने से भी अधिक मूल्यवान साबित हुआ था। अतीत की अपनी पहली यात्रा के दौरान जिस रहस्यमयी लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी, उससे मिलने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे। पार्किंग गराज में जल्दी से वापस जाकर पहले से तैयार की गई चीजें लेने के लिए यह पर्याप्त समय था। अपनी मर्सिडीज बेंज जी क्लास की डिक्की में उसने बोतलबंद मिनरल वाटर से भरे 3 बक्से रखे हुए थे जो व्यापार के लिए उपलब्ध थे। वह अपनी दूरदर्शिता पर गर्व करते हुए मुस्कुराया। और चूंकि भूमिगत पार्किंग स्थल के कुछ कोनों में कैमरे नहीं थे, इसलिए यह बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए गायब होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करता था। लिफ्ट का दरवाजा खटखटाया और एल्विश अंधेरे तहखाने में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अपनी जी क्लास कार के पास पहुंचा, कुछ कदम आगे बढ़ने पर ही वह रुक गया। थोड़ी दूरी पर एक लड़की खड़ी थी, शायद उसकी उम्र की, जो स्टाइलिश जेके स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थी और बेहद प्यारी और ऊर्जावान लग रही थी। वह किसी अंडरग्राउंड गैराज की बजाय किसी पॉप म्यूजिक वीडियो में नजर आ रही थी। इसी दौरान एक BMW 5 सीरीज कार वहां से गुजरी और उसकी खुली खिड़की से किसी ने लापरवाही से आधी भरी हुई पे की बोतल उसकी ओर फेंक दी। वह बाल बाल उसके पास से गुजरी। तुम बहुत घिनौने हो, वह गुस्से से भड़क उठी। इस तरह कचरा फेंकना, थोड़ी तमीज रखो। उसके गाल झुंझलाहट से अंदर की ओर धंस गए, लेकिन उसने इसे जाने नहीं दिया। बिना किसी झिझक के उसने बोतल पकड़ी, छोटे छोटे तेज कदमों से आगे दौड़ी और ड्राइवर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे खुली खिड़की से वापस फेंक दिया।
ड्राइवर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, ढक्कन ढीला हो गया था और बचा हुआ रस उस पर चारों तरफ फैल गया। भीगे हुए और गुस्से में भरे जतिन ने कार के अंदर चिल्लाकर कहा, तुम्हारे साथ आखिर क्या गड़बड़ है? दरवाजा अचानक खुल गया। वह गुस्से में बाहर निकल गया, स्पष्ट रूप से उस लड़की को उसके छोटे से बदले का पछतावा कराने के लिए तैयार था। लेकिन एल्विश ने उससे पहले ही यह काम कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके बूटों की तेज आवाज कंक्रीट के गराज के फर्श पर गूंजी और उसने बिना कुछ कहे एक ही झटके में कार का दरवाजा बंद कर दिया। धातु की गड़गड़ाहट की गूंज गैराज में गूंज उठी। फिर उसने स्थिर लेकिन अडिग निगाहों से जतिन को घूरा। उसका इरादा इसमें शामिल होने का नहीं था, लेकिन इस इलाके में नागरिकों और संपत्ति की रक्षा के लिए प्रशिक्षित एक सुरक्षा गार्ड होने के नाते, और ये देखते हुए कि यह वही घमंडी बदमाश था जिसने उसे कल धमकी दी थी, एल्विश ने सोचा कि यह उसका पेशेवर कर्तव्य और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों है। मैं भले ही सुरक्षा गार्ड हूं, उसने शांत भाव से जवाब दिया, लेकिन लोगों की रक्षा करना तकनीकी रूप से मेरे काम का हिस्सा है। जेके के कपड़े पहने रिया ने एल्विश को ऊपर देखते हुए हैरानी से पलकें झपकाईं, और कुछ पल पहले का उसका गुस्सा जल्दी ही विस्मय और प्रशंसा जैसी भावना में बदल गया, खासकर उसे बिना किसी झिझक के एक अनजान व्यक्ति के लिए खड़े होते हुए देखने के बाद। हालांकि परिस्थितियां तनावपूर्ण थीं, लेकिन अब उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर से नहीं, बल्कि इस बात से कि एल्विश कितनी अविश्वसनीय रूप से शांत और संयमित थी। वह अकेली नहीं थी जिसकी हृदय गति तेज हो गई थी। सामने खड़े व्यक्ति को पहचानते ही जतिन एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसकी हैरानी जल्द ही गुस्से में बदल गई। तुम फिर से, तुम घिनौने सुरक्षा गार्ड, उसने गुस्से से भरी आवाज में कहा। कल तुमने मुझे जबरदस्ती अपना विवरण पंजीकृत करवाया, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई और मेरे बॉस ने मुझे डांट लगाई। और अब तुम आज इस चौकी पर तैनात हो। गुस्से से भरे चेहरे के साथ जतिन अपनी स्पोर्टी बीएमडब्ल्यू से बाहर निकला, उसके चेहरे पर तिरस्कार और अहंकार का मिला-जुला भाव था। कांपती उंगलियों से उसने एल्विश की ओर गुस्से से इशारा किया, जाहिर तौर पर वह बहुत क्रोधित था। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम तो बस एक सुरक्षा गार्ड हो, फिर भी मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम लड़ना चाहते हो? उसने एक कदम और करीब आते हुए उसे लड़ाई में उलझाने की कोशिश करते हुए कहा। एल्विश के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने एक ठंडी हंसी हंसी। लड़ाई? मैं सड़क के बीचों बीच आवारा कुत्तों से नहीं लड़ता। मैं बस उनके पास से गुजर जाता हूँ। उस बात का गहरा असर हुआ। जतिन के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई बड़े आदमी हो, है ना? जतिन ने ताना मारा। अपनी असलियत मत भूलो। तुम बस वर्दी पहने एक आम आदमी हो, जो मेरे जैसे लोगों के लिए गेट पर पहरा दे रहा है। और इसी क्षण रिया एल्विश के पीछे से कूद पड़ी, जो अब चुप नहीं रह सका। बस बहुत हो गया, उसने गुस्से से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किसी के काम को नीचा दिखाने का अधिकार है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू है? उसकी कमर मजबूती से एक जगह टिकी हुई थी, उसकी निगाहें पूरी तरह से तिरस्कार से जतिन पर टिकी हुई थीं। अगर अमीर होना किसी को अच्छा इंसान बनाता, तो तुम अब भी कंगाल होते। जतिन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अरे छोड़ो भी। अब बताओ कि तुम्हें उसमें दिलचस्पी है। उसने व्यंग्यपूर्ण ढंग से हंसते हुए अपनी बीएमडब्ल्यू के बोनट पर थप्पड़ मारा। जानते हो इस गाड़ी की कीमत कितनी है? तुम पूरी जिंदगी सिक्योरिटी गार्ड बनकर काम कर लो, फिर भी स्टीयरिंग व्हील को छू भी नहीं पाओगे। फिर वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ एल्विश के पास गया। क्या तुम्हारे पास कार है, हीरो? या तुम अभी भी गेट के बाहर उस गंदी साइकिल पर ही घूम रहे हो? आखिरकार एल्विश ने हमेशा की तरह शांत भाव से अपना मुंह खोला। दरअसल, मेरे पास एक है। जतिन ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे! क्या है? कोई पुरानी ऑल्टो? शायद वो ई रिक्शा? रिया ने आंखें घुमाईं और एल्विश का हाथ पकड़ लिया। अरे, रहने दो, फालतू की बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब जतिन ने एल्विश और रिया को जाने की कोशिश करते देखा, तो उसने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि वे घबराए हुए थे और उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। हाहा, अभी से भाग रहे हो? मुझे भी यही लगा था, हिम्मत नहीं है। वह बीच में आया और एक बार फिर उनका रास्ता रोक दिया, अपनी छाती फुलाते हुए मानो उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। मेरे पास कार है, एल्विश ने शांत भाव से कहा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, क्योंकि रिया अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए थी। रिया ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, आजकल गाड़ी न होना शर्म की बात नहीं है, उसने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। जब तक गाड़ी आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई महंगी गाड़ी है या नहीं। दरअसल, उसे लगा कि एल्विश सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है और वह हर हाल में उसे प्रोत्साहित करने के लिए तैयार थी। जतिन जोर से हंसा, उसकी आवाज में उपहास भरा हुआ था।
हा हा हा, अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, है ना? उसने ताना मारा। अगर तुम्हारे पास सच में कोई कार है, तो मैं उसे देखना चाहूंगा। कौन सी है वो? एक मारुति जो चलती नहीं? या शायद तुम्हारे दोस्त की एक्टिवा? उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आंखों में घृणा का भाव लिए हुए कहा। तुम तो बस एक घटिया सिक्योरिटी गार्ड हो जो एक लड़की के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तुम्हारे जैसे सुंदर लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। जब से जतिन ने एल्विश को पहली बार देखा था, तब से वह उसे नापसंद करता था, हालांकि मन ही मन वह खुद भी नहीं जानता था कि इसकी वजह ईर्ष्या थी। एल्विश के चलने का तरीका, उसका शांत आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर उसकी दिखावट। लेकिन उसकी नफरत ने उसे अंधा बना दिया था। एल्विश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी, अपना हाथ जेब में डाला और कार की चाबी का बटन दबाया। बीप बीप। 5 मीटर की दूरी पर एक गहरे काले रंग की मर्सिडीज बेंज जी वैगन की बत्तियां अचानक जल उठीं। इसका आक्रामक ढांचा, चौड़ा स्टांस और दमदार इंजन आसपास के सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। कार किसी घात लगाकर बैठे जानवर जैसी दिखती थी, मजबूत, चुस्त दुरुस्त और जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। यहां तक कि जतिन का व्यंग्यात्मक चेहरा भी एक पल के लिए जम गया। गाड़ियों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये देख सकता था, यह कोई साधारण मर्सिडीज नहीं थी। यह एक हाई एंड जी वैगन थी, वही जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक थी, जो एक स्टेटस सिंबल थी। केवल बेहद अमीर या अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति ही इसे चलाने का खर्च उठा सकता है। जतिन वहीं जम गया, पूरी तरह से अचंभित था, उसका दिमाग उसकी आंखों के सामने हो रही चीजों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये सब कैसे संभव था? वह किस तरह की दुनिया में रहता था, जिस व्यक्ति का उसने अभी अभी एक निम्न श्रेणी के सुरक्षा गार्ड कहकर मजाक उड़ाया था, वह अब 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाली मर्सिडीज बेंज जी वैगन में बैठकर जा रहा था। कुछ समय पहले तक, जतिन हाल ही में मिली पदोन्नति की खुशी में डूबा हुआ था। नई नौकरी और बढ़े हुए वेतन के साथ, उसने एक नई चमचमाती BMW 5 सीरीज कार में निवेश करने का ढिंढोरा पीट दिया था, एक ऐसी खरीदारी जिसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह आखिरकार समाज के उच्च वर्गों में शामिल हो गया हो। उसने सोचा था कि वह दुनिया के शिखर पर है, एक गरीबी से अमीरी तक पहुंचने की एक सफल कहानी। पर अब वह भ्रम उसके सामने ही टूट गया, उस व्यक्ति के कारण जिसे वह अपने से नीचा समझता था। जी वैगन उससे मामूली सी भी नहीं थी, वह उससे कहीं बढ़कर थी। शक्ति, प्रभाव और मौन प्रतिष्ठा का प्रतीक। एक दशक और काम करने के बाद भी, जतिन को यकीन नहीं था कि वह अपनी आधी आत्मा बेचे बिना उसे खरीद पाएगा या नहीं। उसके बगल में खड़ी रिया भी उतनी ही हैरान थी, हालांकि वह जतिन की तुलना में अपने आत्मनियंत्रण को बेहतर ढंग से बनाए रखने में सक्षम थी, जिसका चेहरा अविश्वास और शर्मिंदगी से पहले ही लाल होने लगा था। हालांकि रिया भी एक समृद्ध परिवार से थी और उसे 60,000 रुपये से अधिक का मासिक भत्ता मिलता था, फिर भी वह आसानी से समझ गई कि एल्विश जिस कार में बैठा था, वह कोई साधारण कार नहीं थी। हमेशा की तरह, जतिन जैसा घमंडी व्यक्ति वहां मौजूद था, और उसका अवाक रह जाना रिया के लिए इस बात का पुख्ता सबूत था कि यह कोई उधार की गाड़ी नहीं थी। यह असली गाड़ी थी। जैसे ही उसकी नज़र एल्विश पर पड़ी, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने मन ही मन चुपचाप उसे एक नए शब्द से पुकारा, शांत स्वभाव वाला, बेहद शांत स्वभाव वाला, और वह भी बेहद आकर्षक तरीके से। तुम वाकई कमाल हो, एल्विश, उसने नर्म स्वर में कहा, जिसमें प्रशंसा और थोड़ी जिज्ञासा झलक रही थी। तुम इतनी शानदार कार चलाते हो और फिर भी कभी शेखी नहीं बघारते। उस दूसरे आदमी की तरह नहीं, जो हर मौके पर अपनी BMW के बारे में बात करता रहता है। उसने जतिन को तीखी, तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा, उसके शब्द थप्पड़ से भी ज्यादा चुभने वाले थे। जतिन वहीं खड़ा रहा, दांत पीसता रहा, बिल्कुल अवाक। इतना शांत, सचमुच। यह आदमी इतना शांत स्वभाव का था कि यह हंसी की बात भी नहीं थी। वह अपनी BMW से दोगुनी कीमत वाली जी वैगन में घूम रहा था और अभी भी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। क्या वह कोई गुप्त अरबपति था या कुछ और? वहीं, एल्विश हमेशा की तरह शांत और संयमित रहा। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उसने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं चलता हूँ। उसने ड्राइवर का दरवाजा खोला, सहजता से आलीशान चमड़े की सीट पर बैठ गया, और गाड़ी चलाने ही वाला था कि रिया तेजी से आगे बढ़ी, उसकी आवाज अब थोड़ी घबराहट भरी थी। रुको, क्या मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर सकती हूँ? उसने अपने कान के पीछे बालों की एक लट हटाते हुए कहा। तुमने वहां बहुत मेहनत की। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हें कभी डिनर पर ले जाना चाहूंगी। बिना सोचे समझे, एल्विश ने खिड़की नीचे की और अपना फोन रिया को दे दिया। नंबरों का आदान प्रदान करते समय उनके हाथ एक पल के लिए छू गए, और रिया के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को वह रोक नहीं पाई।
जरूर, उसने सहजता से कहा, उसका लहजा हमेशा की तरह बेफिक्र था। एक छोटी सी हाथ हिलाकर और बस इतना कहकर, संपर्क में रहना, वह तेजी से गाड़ी चलाकर निकल गया। वूम, मर्सिडीज एक जानवर की तरह दहाड़ रही थी, जिसका इंजन पूरी तरह से अपनी ताकत से सड़क पर गूंज रहा था, और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, चिकनी, शक्तिशाली और बिल्कुल अयोग्य। रिया थम सी गई, उसकी निगाहें धुंधली होती हुई टेललाइट्स पर टिकी थीं। उसका दिल एक ऐसी धड़कन से धड़क रहा था जैसा लंबे समय से नहीं धड़का था। शांत, आत्मविश्वासी और सचमुच दयालु, उसने धीरे से कहा, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। और सुंदर भी। एक ही लड़के में ये सारी खूबियां मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी पहले वाली झुंझलाहट बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, और उसकी जगह कुछ कहीं अधिक खतरनाक चीज ने ले ली थी, रुचि, उत्साह और जिज्ञासा। वह पहले से ही अपने मन में इसकी योजना बना रही थी। रात का खाना, दोनों का, जल्द ही। इसी बीच, जतिन एक मूर्ति की तरह वहीं जम गया, चेहरा तनावग्रस्त था, दिमाग स्वचालित रूप से काम कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। बहुत ही गड़बड़। उसने धीरे से अपना सिर अपनी बीएमडब्ल्यू की ओर घुमाया और उसका खून जम गया। ठीक वहीं, ड्राइवर की तरफ के दरवाजे पर एक टेढ़ा मेढ़ा, बदसूरत गड्ढा उसे घूर रहा था। धिक्कार है, उसने दर्द से भरी आवाज में कराहते हुए कहा। गुस्से में, क्रोधित होकर और स्तब्ध होकर, उसने बगल में मौजूद कंक्रीट के खंभे को देखे बिना ही दरवाजा खोल दिया था, और अब उसकी एकदम नई कार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वह निशान गहरा और स्पष्ट था। यह उसके अहंकार, उसकी जल्दबाजी और उसकी पूर्ण पराजय की याद दिलाता था। और सबसे बुरी बात क्या है? अभी तक ईएमआई का भुगतान शुरू भी नहीं हुआ था। मैंने अभी अभी ये घटिया गाड़ी खरीदी थी, उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, मुठियां भींचते हुए। अभी भी इसकी किश्तें चुका रहा हूं। और अब ये सब, उसके दिल में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसे घूंसा मारा हो। आज उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी श्रेष्ठता की भावना, अपना गौरव और यहां तक कि अपनी कीमती कार की बेदाग स्थिति भी।